हेलो गाइस, लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में अपने चैप्टर 7 का पार्ट 1 देख लिया था। सो ये पार्ट 2 है चैप्टर 7 का, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देख रहे हैं एस्टुअरीन वेटलैंड इकोसिस्टम। तो एस्टुअरी होती क्या है पहले वो देख लेते हैं। सो सपोज करिए कोई ये हिमालय है ना। यहाँ से मान लीजिए गंगा रिवर बह के आ रही है। ये जहाँ पे जाके बंगाल में समुद्र से मिलती है, वो जो मिलने वाला एरिया है, छोटा कोई एरिया नहीं होता, बहुत बड़ा एरिया होता है जब समुद्र से मिलने वाला है ना। जहाँ का पानी फ्रेश वाटर भी नहीं रहता ना सैल्टी वाटर रहता है, ब्रैकिश वाटर जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो जब ये ब्रैकिश वाटर का एरिया है, यही एस्टुअरी कहलाता है। इट इज़ द माउथ ऑफ द रिवर। माउथ ऑफ द रिवर मतलब जहाँ पे रिवर समुद्र से जाके मिल रही है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? एस्टुअरी। और एस्टुअरी भी यूजली वेटलैंड का ही पार्ट है। क्यों पार्ट है? क्योंकि जब रिवर समुद्र से मिलने वाले फेज़ में होती है, तो यहाँ पे रिवर की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, डेल्टा का फॉर्मेशन होने लगता है ना। क्योंकि सेडिमेंट जो होते हैं, रिवर जो ला रही होती है वो बैठने लगता है, तो छोटे छोटे टापू कई बनने लगते हैं। उसके कारण कई ऐसी जगह बनती हैं जहाँ पे 3 मीटर से कम गहराई वाली जगह है ना। तो वेटलैंड का ह्यूज अमाउंट में फॉर्मेशन होता है। तो जैसे कि मैंने अभी प्रोसेस समझाई कि सी लेवल है वो ऊपर उठता है। वो कैसे उठता है? क्योंकि जो रिवर सेडिमेंट लेके आ रही होती है ऊपर से, वो यहाँ पे सेटल होने लगते हैं ना। जब सेटल होते हैं तो नया नया टापू बनने लगता है ना, कहीं ज़्यादा सेटल हो गए, कम सेटल हो गए, उसके कारण। तो इस तरीके से कई बार बहुत छोटे छोटे, जैसे पूरा ये सपोज करिए ये डेल्टा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बहुत सारे टापू आपको मिल जाएंगे, है ना। ऐसे बने हुए रिवर्स इनके बीच से निकल रही है, या फिर बनते भी रहते हैं नए नए, यहाँ पे मान लीजिए बन रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, जब यहाँ पे हाई टाइड और लो टाइड आएगी। हाई टाइड हम किसको बोलते हैं? जो समुद्र की कंडीशन होती है, वो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। हाई टाइड डिटेल में कैसे आती है, बट हाई टाइड में पानी अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है, और लो टाइड के केस में वो अपने लो लेवल पे पहुंच जाता है ना। तो हाई टाइड में पानी जब ऊपर चढ़ेगा, तो ये मान लीजिए रिवर ऐसे बह रही है, तो ये समुद्र से रिवर की तरफ पानी बहेगा, है ना। और लो टाइड के केस में ये और पीछे चला जाएगा। अगर यहाँ तक पानी पहले आ रहा था, तो लो टाइड के केस में और पीछे खिसक जाएगा। तो जो वेटलैंड का इकोसिस्टम है यहाँ पे एस्टुअरीन एरिया में, वो टाइडल एक्शन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहता है। मतलब उसके कारण बनता है, उसी कारण जो वहाँ का इकोसिस्टम है बहुत ह्यूजली इम्पैक्ट होता है। सिमिलरली टाइडल बोर एक वर्ड है, टाइडल बोर। टाइडल बोर वो कंडीशन है जब जो रिवर सपोज ऐसे ऊपर से नीचे बह रही है समुद्र में, है ना। लेकिन टाइडल बोर में क्या होता है कि उल्टा ये डायरेक्शन हो जाती है। मतलब जब हाई टाइड आई ना, हाई टाइड के केस में ये होता है टाइडल बोर, कि ये डायरेक्शन के अगेंस्ट पानी बहने लगता है। रिवर की डायरेक्शन तो ऐसे थी, है ना, लेकिन जब यहाँ पे ज़्यादा पानी आया, हाई टाइड आई, तो पानी ऐसे बहने लगता है कुछ दूर तक। तो उससे भी जो हमारे एस्टोरीन वेटलैंड है, उसमें भी कई बार डैमेज हो जाता है ऑब्वियसली, है ना। या फिर जो वहाँ की टोपोग्राफी है वो चेंज हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं लगून और एस्टुअरी में। तो दोनों ही ऐसे साइड बाई साइड बनता है समुद्र के, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है ना, पहले देख लेते हैं। तो जो हमारा पहले लगून है वो बेसिकली एक स्ट्रेच है सैल्ट वाटर का, जो कि सेपरेटेड है किससे? सी से। और क्या सेपरेट कर रहा है इस लगून को? कोई या तो सैंड बैंक हो सकता है कोई, है ना, छोटा सा। ये देखिए यहाँ पे पतला सा एक वो बना हुआ है जो सेपरेट कर रहा है सैंड का स्ट्रक्चर, है ना। सपोज सब सैंड ऐसे रखी हुई है, प्रेशर नहीं है, कोई वॉल नहीं है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे वाटर लेवल दोनों साइड से कम ही होगा, तभी ये टूट नहीं रही है ना। या तो कोरल रीफ से कोई नई वॉल बन सकती है समहाउ। अगर ये दोनों सेपरेटेड हैं, तो ये जो बीच का इतना सा एरिया बना, इसको बोलते हैं लगून। इसका एग्जांपल क्या है? केरला में बैक वाटर आपने सुने होंगे, बोटिंग बहुत होती है वहाँ पे। तो बैक वाटर भी लगून का ही एग्जांपल है। जो मेजॉरिटी केसेस में तो बंद ही हैं हर जगह से, बस कुछ कुछ एरिया से थोड़ी थोड़ी ओपनिंग है जहाँ से पानी अंदर जाता है। लगून्स का और एग्जांपल क्या है? चिल्का लेक, ओडिशा में बहुत फेमस लेक है। रामसार साइट में भी था ये। बेसिकली मतलब है, अभी भी है। और बेसिकली ये फर्स्ट चिल्का जो लेक था, हमारा पहला रामसार वेटलैंड था जो डेजिग्नेट किया गया था इंडिया से। तो यहाँ पे कैसे बना है लगून? फॉलिंग सी लेवल। सपोज करिए कहीं पे जो कोस्ट है हमारा, उसका हाइट बढ़ जाए, है ना, तो सी लेवल नीचे हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अगर यहाँ पे पानी भरा था, तो ये सेपरेट हो जाएगा सी से, तो वो लगून का फॉर्मेशन होगा। एस्टुअरी तो हमने देखी ही, जहाँ पे माउथ ऑफ द रिवर है, ये जाके ऐसे सीधे मिलती है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ डिपोजिशन हो रहा है सैंड का, ये पूरा सैंड आप देख सकते हैं, है ना। तो ये वेटलैंड ही होगी। अगर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पानी है इस सैंड में, तो ये वेटलैंड का फॉर्मेशन करती है। तो ऐसे कई जगह पूरी सैंड सैंड का डिपोजिशन होता रहता है, और नए नए टापू बनते रहते हैं।
तो एस्टुरीन और लगून में आपको होपफुली डिफरेंस समझ आ गया हो। एस्टुरीन यूजुअली डीपर होती हैं, यहाँ पे वाटर फास्ट फ्लो करता है ना, सीधे आके मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू लगून। लगून में क्योंकि सेपरेटेड है तो बहुत ही स्लो है पानी, यहाँ पे मिक्स मिल भी रहा है तो बहुत स्लो रेट में मिल रहा है, या बहुत जगह तो सेपरेटेड ही है कम्प्लीटली, है ना। थोड़ी थोड़ी इनलेट्स बस होते हैं कहीं कहीं बीच बीच में, अदरवाइज़ नहीं होते। एक और जो डिफरेंस होता है, एस्टुअरी में फ्रेश वाटर हमेशा आता रहता है, एटलीस्ट एक फ्रेश वाटर से ही बनेगा ना एस्टुअरी। रिवर कोई आएगी तभी तो बनेगी एस्टुअरी, जब समुद्र से मिलेगी, है ना, माउथ ऑफ द रिवर में ही बनता है। लेकिन ले लगून के साथ ये कंडीशन नहीं है। लगून हो सकता है इंडिपेंडेंट भी हो, है ना, कभी ये समुद्र का पार्ट रहा हो फिर कट कट ऑफ हो गया हो कैसे भी, तो इसका पानी ज़्यादा सैल्टी होगा एज़ कम्पेयर टू एस्टुअरी। अब हम आगे चलते हैं। एस्टुअरीज़ का इंपॉर्टेंस क्या है? तो एस्टुअरीज़ भी जैसे हमने वेटलैंड जैसे एक बड़ी डेफिनेशन में देखा था कि इकोटोन है, एस्टुअरी भी इकोटोन है किसके किसके बीच में? रिवर और सी के बीच में, है ना। तो रिवर में फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम होता है, सी में सैल्टी वाटर का इकोसिस्टम है। तो जो एस्टुअरी है वहाँ उस समवेयर बीच में पाती आती है, ब्रैकिश वाटर होता है यहाँ पे। इन दोनों से ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी, हमने अभी देखा था, है ना। जो यहाँ पे स्पीसीज़ है वो भी यहाँ मिलती हैं, जो यहाँ है वो भी यहाँ मिलती हैं ना, दोनों सर्वाइव कर लेती हैं ऐसी कंडीशंस। फिर एस्टुअरी में यूजुअली वेव एक्शन भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू सी। सी में बहुत ज़्यादा वेव है, एस्टुअरी में कम है। तो जो स्पीसीज़ जो यहाँ पे सी में हैं, जिनको मे बी सर्वाइवल में हेल्प नहीं होती सी में ड्यू टू वेव एक्शन, वो भी एस्टुअरी में आके रहने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे काम वाटर है रिलेटिवली। फिर एस्टुअरी की एक सबसे खास बात है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव बेसिकली एक ग्रुप ऑफ ऐसे प्लांट्स का है, मैंग्रोव हम ग्रुप बोलते हैं, बेसिकली ऐसे प्लांट्स हैं ये जो सलीन वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, है ना, समुद्री पानी में। इनकी भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, हम आगे देखेंगे जो। सो बेसिकली यहाँ प्रेसिपिटेशन में भी हेल्प होती है एस्टुअरी में, है ना, डेल्टा बन रहे हैं जिससे नए नए जो मिट्टी लेके आ रही है नदी, वो भी यहाँ पे मैंग्रोव के कारण सेडिमेंट के तौर पे जमने लगती है। फिर एस्टुअरीज में न्यूट्रिएंट की रिसाइकल भी होती है, क्योंकि जो ह्यूज अमाउंट में रिवर न्यूट्रिएंट ले आती है अपने साथ इन फॉर्म ऑफ सेडिमेंट, वो भी यहाँ पे गिर जाते हैं, और जो यहाँ के प्लांट्स और जो एनिमल हैं वो फिर उनको एक या दूसरे फॉर्म में वापस यूज़ कर लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है एस्टुअरी का? जो एस्टुअरीज के एरिया है अक्रॉस द वर्ल्ड, दीज आर मोस्टली हैवी पॉपुलेटेड एरियाज विथ नियरली अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग अलॉन्ग द एस्टुअरीज। तो मतलब बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। वर्ल्ड में जितनी भी एस्टुअरी वाले एरिया हैं, तो उसी के अराउंड ऑलमोस्ट वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन रहती है नदियों के अराउंड, और नदियाँ जहाँ पे समुद्र से मिल रही हैं उसके अराउंड, है ना। एस्टुअरीज़ में फिशरीज़ की अमाउंट भी बहुत हाई पाई जाती है ना। तो जिसके कारण यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में उस तरीके से भी हेल्प होती है, ज़्यादा फिशिंग कर सकते हैं लोग, उसको पकड़ के बेच सकते हैं ना। एस्टुअरीज़ भी आइडियल कंडीशन होती हैं किसके लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट एंड हार्बर। क्यों? क्योंकि ये समुद्र में डायरेक्ट नहीं है, इसके लिए थोड़ी आपको अंदर आना पड़ता है ना। ये जो बीच वाला एरिया है रिवर्स और उसके, ये जो माउथ वाला एरिया है इतना बड़ा हो जाता है इवेंचुअली कि ये डायरेक्ट समुद्र से नहीं लगता। तो समुद्र से किसी को जैसे यहाँ पे अगर आपने कोई पोर्ट बना दिया, तो यहाँ पे पानी की कंडीशन भी ठीक है तो कोई शिप आके अंदर रह सकता है, तो एक प्रोटेक्टेड कह लीजिए एरिया भी मिल जाता है पोर्ट और हार्बर बनाने के लिए। एस्टोरीन में वेजिटेशन कौन कौन सी मिलती है वो देख लेते हैं। तो एस्टोरी में आपको पता होगा कि समुद्र से रिलेटेड एरिया है, ब्रैकिश वाटर होता है यूजली, है ना। तो यहाँ सैलिनिटी का बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सलीन वाटर, ये पूरा एरिया एस्टोरी वाला है ना। तो डिफरेंस है बहुत सैलिनिटी में। तो इसीलिए जो ऐसे प्लांट्स और एनिमल हैं जो केपेबल हैं किसमें? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वो सैल्ट वाली कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, है ना, सलाइन कंडीशन में, वही इन जगहों पे रहते हैं। और सैलिनिटी और फ्लडिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी इनका निर्धारित करती है कि कौन सी प्लांट की वैरायटी कहाँ पे मिलेगी, वो कितनी सैलिनिटी में सर्वाइव कर पाती है। सपोज़ यहाँ पे कोई कम सैलिनिटी वाला प्लांट है जो कम सैलिनिटी सर्वाइव कर पाता है, वो यहाँ लग जाएगा अपनी जगह में। जो हाई सैलिनिटी जिसको चाहिए वो दूसरी जगह लगेगा, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी से डिसाइड होता है। एस्टुअरी का जो इकोसिस्टम होता है वो भी हाईली प्रोडक्टिव होता है। और फिर प्लांट्स और एनिमल के स्पीसीज देख लेते हैं, जैसे वुड स्टॉक हो गए, पेलिकन्स हो गए, है ना, कॉनिफरस और डेसिडियस ट्रीज भी देखने को मिलते हैं, बटरफ्लाइज भी मिलती हैं कुछ एरिया में देखने को।
और कुछ कुछ यूनिक जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल हैं वो भी इस एरिया में देखने को मिलते हैं, जैसे सी टर्टल, सी लायन, सी कैटफिश, सैल्ट की ग्रासेस हो गई, सैल्ट ग्रासेस, सी ग्रासेस, बल रश, है ना, ये सारे। तो ये सारे नाम याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, अच्छी बात है। बाकी एक बार आपको आइडिया होना चाहिए कि ये नाम इस रेफरेंस में मैंने पढ़ा था या सुना था। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं एस्टुअरीन इकोसिस्टम में? वही जो हमारे ओशियन वाले इकोसिस्टम में या लेक वाले इकोसिस्टम में यूजुअली देखने को मिलते हैं। डायटम्स, डाइनोफ्लैगलेट्स, ग्रीन एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर सी कोस्ट के आसपास देखेंगे तो एल्गी और सी ग्रास बनाती हैं बेस किसी भी फूड चेन का। और वहीं जो माउथ ऑफ द रिवर, जो डेल्टा हम जिसको बोलते हैं, ये एस्टुअरी बोलते हैं, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट यूजुअली बेस बनाते हैं। अब इंडिया में एस्टुअरी की क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। तो इंडिया में बेसिकली 14 मेजर, 42 मीडियम, 44 मीडियम, 162 माइनर रिवर्स हैं, जो कि अलग अलग सी में ड्रेन होती हैं, और उसके कारण क्या होता है, अलग अलग एस्टोरीज बनती हैं इन जगहों पे। जो हमारी सबसे बड़ी बड़ी जो एस्टोरी हैं वो कहाँ बनती हैं? ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये जो हमारा इधर वाला कोस्ट है ना, ये श्रीलंका हो गया। तो इस कोस्ट में मेजर मेजर, ये बंगाल अगर यहाँ पे है, अगर देख सकते हैं, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी जो हमारी हैं वो ईस्ट कोस्ट में मिलती हैं देखने को। जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे बड़ी देखने को नहीं मिलती। इन्हीं कई एस्टोरीज में हमारे पोर्ट्स भी हैं, जैसे मुरमुगाओ पोर्ट है, वो जुआरी एस्टरी में है, बना हुआ है। फिर थ्रेट्स कौन कौन से हैं एस्टोरिन इकोसिस्टम को? वाटर फ्लो में चेंज करना, पॉल्यूशन हो का डिस्चार्ज होना, ड्रेजिंग, स्लिपिंग, नेविगेशन, इससे भी थ्रेट्स आ सकते हैं। अगर मान लीजिए नए नए जो हाउस होल्ड बन रहे हैं वो नए नए ज़मीन को हड़पते चले जा रहे हैं, जो कि रिवर की ज़मीन थी, तो उस केस में क्या होता है कि थ्रेट आता है पूरे उस एरिया को। सपोज़ यहाँ पे पहले इतना बड़ा डेल्टा था, आप मान लीजिए यहाँ से बढ़ाते बढ़ाते आपने यहाँ तक पूरी सिटी बना दी। अब रिवर को भी इतनी कम जगह मिल रही है निकलने को, तो वो रिस्की है, वो जो इकोसिस्टम है वहाँ का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है उस केस से। फिर पॉल्यूशन भी है। जो हमारे सी फूड होते हैं, जो लोग प्रॉन्स उगा रहे हैं चिल्का लेक में, जैसे जो फिश उगा रहे हैं, वो जो फीड करते हैं वहाँ पे, उससे भी पॉल्यूशन होता है। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी जो होती है, किसके द्वारा? प्रॉन सीड कलेक्शन में, या फिर और भी कोई प्रोसेस है, जैसे फिश पकड़ने की प्रोसेस हो गई, है ना, ड्रेजिंग हो गई। ड्रेजिंग मतलब जो रिवर में नीचे मड बैठ जाती है ना, उसको निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रेजिंग। ये क्यों करना पड़ता है? मान लीजिए आप पहले कोई बड़ा शिप अंदर आ जाता था एस्टुअरी में, लेकिन आपको पता है यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट कर रही है रिवर, तो कुछ साल में इसकी गहराई कम हो जाएगी रिवर की, तो बड़े जो शिप हैं वो अंदर नहीं आ पाएंगे। तो ड्रेजिंग में क्या होता है, नीचे से पूरा कुरेद कुरेद के पूरी रेत वेत निकाल के, मिट्टी निकाल के हटा दी जाती है, ताकि मूवमेंट होता रहता है। उस कारण जो नीचे का डिस्ट्रक्शन होता है ना एस्टुअरीन का, तो उससे भी एक थ्रेट पैदा होता है। या फिर कोई नेचुरल फिनोमेना भी हो सकता है, जैसे वाटर लेवल क्राइसिस आ जाए, राइस हो जाए, है ना, कोई भी चीज़ है, तो उसके कारण भी एस्टोरिन में थ्रेट होता है। अब जो ये मैंग्रोव्स होते हैं, जो एस्टोरिन इकोसिस्टम में प्लांट्स की स्पीसीज है, इसको देख लेते हैं। तो मैंग्रोव्स आर सेल टॉलरेंट एवरग्रीन श्रब्स और स्मॉल ट्रीज। जो सेल टॉलरेंट स्पीसीज होती है उसको और क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है बात। सो बेसिकली ये श्रब भी हो सकते हैं, छोटे पेड़ भी हो सकते हैं, है ना। एस्टुअरी में भी ऐसे लोकेशन पे मिलेंगे जहाँ बहुत अमाउंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्ट आपको मिल रही है, आ रही है रिवर से, है ना, जो एक्यूमुलेट हो रही है वहाँ कोने कोने में, बीचेस के किनारे। तो वहाँ पे भी ज़्यादा नंबर पे देखने को मिलते हैं। ऐसी कौन कौन सी लोकेशन हो सकती हैं? ब्रैकिश वाटर हो गए, है ना, शेल्टर्ड लो लाइंग कोस्ट हो गए, एस्टुअरीज हो गई, मड फ्लैट्स, टाइडल क्रीक, बैक वाटर, तो मतलब काफ़ी जगह आपको देखने को मिल सकती हैं जहाँ जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती हैं। तो मैंग्रोव्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं अलग से? क्योंकि मैंग्रोव्स एक बहुत ह्यूज रोल प्ले करते हैं। कैसे प्ले करते हैं, अब आगे देखते हैं उसको। तो पहले देख लेते हैं एडाप्टिव मैकेनिज्म क्या है मैंग्रोव्स में, जिसके कारण वो सर्वाइव कर पाते हैं ऐसी जगह में। जगह कैसी है? कई वहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, मतलब ऑक्सीजन कम मिलती है इस एरिया में, है ना, वेटलैंड है आखिरकार, तो मिट्टी में ऑक्सीजन कम होगी। सेलिनिटी बहुत हाई है वहाँ पे, हाई सेलिनिटी, है ना। फिर टाइडल एक्शन भी वहाँ देखने को मिलता है, जिसके कारण वहाँ पे इरोजन भी हो सकता है ना। तो कौन कौन से एडाप्टिव मैकेनिज्म, मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए हैं मैंग्रोव्स में, जो उनको हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में? तो उनको देख लेते हैं। तो पहला है सक्यूलेंट लीव, मतलब उनकी जो लीव्स होती हैं, थिक लीव्स होती हैं, उसमें वो वाटर स्टोर कर सकते हैं, जिससे जो इवेपो ट्रांसपोरेशन है वो कम हो जाता है। फिर संकन स्टोमेटा है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राइंग विंड्स। फिर जो लीव्स हैं उनमें सैल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, जो जो एक्सेस सैल्ट होता है उसको बाहर निकालने के लिए। फिर
एरियल ब्रीथिंग रूट्स होती हैं, है ना? मतलब उनकी रूट्स हवा ऐसे ज़मीन से ऊपर निकलती हैं, हवा की तरफ। तो आप ऐसे पेड़ लगा होगा बहुत सारा, ऐसे ऐसे नीचे से ज़मीन से निकली होंगी रूट्स, है ना? अगर ये प्लांट है तो उसकी ऐसे ऐसे निकलती है ना, तो ये हवा में रहती हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। ये इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है कई बार। फिर विविपैरी रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है यहाँ पे प्लांट्स में। वो क्या होता है कि जो सीड से एम्ब्रायो होते हैं वो पेड़ से टूटने से पहले ही डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ताकि वो गिरे नीचे तो फिर डायरेक्टली पेड़ वहाँ से लग सके। ऐसा नहीं होता कि नीचे लगे फिर वहाँ से जर्मिनेट हो, उस केस में वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा नीचे, तो इसीलिए ऊपर ही देखने को मिलता है। फिर स्टिल्ट इन प्रॉप रूट्स, है ना? प्रॉप रूट कई कई बार ऐसे आपको देखने को मिलेगी उल्टी ऐसे ऊपर से जा रही है। ये किस चीज़ में हेल्प करती है? जो यहाँ पे टाइड आके हमेशा टकराती है ना मैंग्रोव के फॉरेस्ट से, तो उससे पेड़ को हिलने नहीं देती, ऐसे पूरे डायरेक्शन में बड़ी बड़ी फैली होती है। तो वो भी एक इसका वो है फीचर। फिर एडवेंटियस रूट भी पाई जाती है, तो मतलब ये पूरी रूट का एक सिस्टम बन जाता है। एक तो पूरा एक पकड़ के भी रख रही है पेड़ को, और दूसरी रूट जो हमारी हैं न्यूमेटोफोर्स जिसको हम बोलते हैं, वो ज़मीन से बाहर निकल रही हैं किसको? एरियल ब्रीथिंग करने के लिए। तो दोनों ही कंडीशंस यहाँ पे पाई जाती हैं, जिसके कारण ये लोग सर्वाइव कर पाते हैं यहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस में भी। फिर मैंग्रोव्स इंडिया में कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? तो हमारी जो गल्फ़ ऑफ कच्छ है वहाँ से लेके सुंदरबन तक, तो अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं। गल्फ़ ऑफ कच्छ गुजरात वाला एरिया है, जो ये बीच वाला है ना? यहाँ से पूरा ऐसे, यहाँ बंगाल के पास सुंदरबन पड़ता है, तो यहाँ तक देखने को मिलता है। अब मैंग्रोव्स ऑफ सुंदरबन क्या है? तो सुंदरबन का पहले नाम कैसे आया? तो बेसिकली यहाँ पे एक सुंदरी मैंग्रोव ट्री मिलता है, तो इसी सुंदरी मैंग्रोव ट्री के कारण इसका नाम है सुंदरबन। इट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल हेलोफाइटिक मैंग्रोव्स इन द वर्ल्ड। तो ये लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक है किसी भी टाइडल हेलोफाइटिक मैंग्रोव का इन पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड में, है ना? तो जो टाइड का एक्शन होता है सी का यहाँ पे, उस पे यहाँ की इको जियोग्राफी डिपेंड करती है। सुंदरबन डेल्टा की एक और ख़ास बात यह है कि इट इज़ द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट जहाँ पे टाइगर्स रहते हैं। तो बंगाल टाइगर्स आपने सुना होगा, बड़ा फेमस है ना? तो ये सुंदरबन डेल्टा में ही पाए जाते हैं। कितनी टाइगर पॉपुलेशन है सुंदरबन डेल्टा में? 400 प्लस, जिसमें से 88 टाइगर्स इंडियन पार्ट में पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि सुंदरबन इंडिया में भी आता है थोड़ी सी उसका, और 2/3 उसका ऑलमोस्ट बंगाल में आता है, सॉरी बांग्लादेश में आता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो 88 ऑलमोस्ट टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, वो इंडिया वाले पार्ट में है सुंदरबन के, और जो बाकी हैं वो बांग्लादेश वाले पार्ट में। फिर यहाँ मेजर कौन कौन से जानवर हैं? रॉयल बंगाल टाइगर तो हमने बता दिया, एंडेंजर्ड है ये। सैल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी यहाँ देखने को मिलता है, रिवर तेरापिन भी देखने को मिलता है, ऑलिव रिडली टर्टल भी देखने को मिलता है, और फिर जो गंगेस रिवर डॉल्फिन है ये भी देखने को मिलती है यहाँ पे। फिर इस तरीके से और भी स्पीसीज़ हैं यहाँ पे। तो इनके स्पीसीज़ के नाम आपको जानने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आ जाते हैं वेरी ऑफन, क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस पार्ट कि कौन सी स्पीसीज़ कहाँ आपको देखने को मिल सकती है। तो सुंदर अगर पूछ लिया सैल्ट वाटर क्रोकोडाइल और कहाँ देखने को मिलता है इंडिया में, तो आप बता सकते हो कि हाँ आपने सुंदरबन तो पढ़ ही लिया है, दूसरा कहाँ देखने को मिलता है? चिल्का लेक पे, है ना? तो अब आप जब से धीरे धीरे पढ़ते रहोगे कहाँ कहाँ इनका वो है डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर ऐसे पता लगने लगता है कि हाँ ये यहाँ चिल्का लेक में भी है, सुंदरबन में भी देखने को मिलता है। तो एक रफ आइडिया मिल जाता है कि ईस्ट कोस्ट में मिल रहा है, इन इन जगहों पे मिल रहा है। तो एमसीक्यूज़ में ये सारी इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है। अब आगे चलते हैं। मैंग्रोव्स की लोकेशन देख सकते हैं आप, सुंदरबन हो गया, भितरकनिका हो गया, महानदी डेल्टा हो गया, है ना? तो इस तरीके से सारे हैं अलग अलग। ये न्यूमेटोफोर्स जो मैं बता रहा था, एरियल रूट, ये ऐसे ऐसे निकली रहती हैं ज़मीन से, है ना? सिमिलरली प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट, ये देखिए ऐसे प्लांट यहाँ पे है, इतनी सारी अलग अलग गई हैं यहाँ से, ताकि ये बहे नहीं, है ना? टाइड आ रही है, टकरा रही है, टाइड को रोकता भी है ये, सुनामी में एक डिफेंस की तरह काम करता है ये, है ना मैंग्रोव? तो वेव एक्शन से आगे के लोगों को बचाता है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बंगाल टाइगर्स में नॉट सर्वाइव क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली जो सुंदरबन का हमारा एरिया है, उसमें जो 70% लैंड है वो जस्ट कुछ ही लेवल ऊपर है सी लेवल से। तो मान लो ग्लोबल वार्मिंग से कल को ऐसा होता है कि वाटर लेवल राइज करता है, तो उससे होगा क्या? ये सारा एरिया डूब जाएगा। तो इससे जो पॉपुलेशन है यहाँ पे टाइगर्स की, उसको इधर उधर जाना पड़ेगा, ह्यूमन वाले एरिया में जाना पड़ेगा, जिससे कॉन्फ्लिक्ट होगा और वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर इवन 11 इंच का भी राइज हो गया ना सी वाटर लेवल पे, तो जो हमारे टाइगर्स हैं ऑलमोस्ट 96% वो उनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है राइजिंग सी वाटर, किसके लिए? रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। फिर और कौन कौन से मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं ईस्ट कोस्ट में इंडिया के? भितरकनिका हो गया, उड़ीसा में पाया जाता है, ये सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया में। सिमिलरली गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा एक रीजन है जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे भी देखने को मिलता है। सिमिलरली जो मैंग्रोव्स हैं पीछावरम और वेतरन्यम के,
वो डिग्रेड कैसे हो चुके हैं, एक्वाकल्चर के कारण या फिर सैल्ट पैन के कारण। तो ये सारी करंट की न्यूज़ है, आ सकती है न्यूज़ में, है ना। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। फिर वेस्ट कोस्ट में क्या क्या है, कौन कौन से मैंग्रोव्स हैं। तो वेस्ट कोस्ट में बेसिकली बहुत छोटे अमाउंट में हमको देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट कोस्ट। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, एस्टोरीज और क्रीक्स जो है महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटका में, है ना, वहाँ पे देखने को मिल जाता है हमको। और कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जगह पे केरला में भी देखने को मिलता है। गुजरात में ये गल्फ ऑफ कच्छ, कोरी क्रीक रीजन है, वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये थोड़ी थोड़ी पैचेस में वेस्ट कोस्ट में भी देखने को मिलता है। ये एक क्रीक है बेसिकली एक कच्छ रीजन में। यहाँ पे एक डिस्प्यूट भी चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर क्रीक का एरिया, है ना। तो सर क्रीक में बेसिकली पाकिस्तान बोलता है कि पूरी सर क्रीक उसकी है ना। तो ये बेसिकली वो बोलता है पूरी सर क्रीक उसकी है, लेकिन इंडिया बोलता है कि सर क्रीक का आधा आधा पार्ट दोनों का है, पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी। तो ये डिस्प्यूट वाला बाउंड्री डिस्प्यूट यहाँ पे भी चल रहा है। अब एक ही क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2016 में, व्हाट आर यूनिक अबाउट खराई कैमल्स, अ ब्रीड फाउंड इन इंडिया, है ना। तो देखिए हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पता हो, कभी आपने सुना नहीं हो, इस कैमल के बारे में नहीं सुना हो, या फिर हो सकता है कि रैंडम ही क्वेश्चन आ गया हो। बट पहले क्या हो रहा था कि जो यूपीएससी 2023 और 22 के पहले क्वेश्चन आ रहे थे, उसमें यूपीएससी आपको चांस दे रहा था कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं थे किसी भी स्टेटमेंट को लेके। बट अब पैटर्न चेंज हो रहा है 2022 और 2023 से, तो अब देखिए आगे कैसे पैटर्न चलता है। बट फिलहाल के लिए जैसे ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसमें आप सपोज ये पहला ऑप्शन आपको नहीं पता कि वेदर इट इज़ केपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स और नॉट। फिर उसके बाद ये भी सपोज आपको नहीं पता कि ये मैंग्रोव वाला एरिया में रहता है कि नहीं रहता। यूजुअली आप यहाँ पे लॉजिक भी नहीं लगा सकते ना। अभी आप कैमल की बात कर रहे हो, है ना, तो और ही कोई लॉजिक लग जाएगा कि सी वाटर में कहाँ से आ गया, या फिर ऐसे कुछ करके। लेकिन आप ये तीसरा वाला अगर एलिमिनेट कर पाओ समहाउ कोई भी लॉजिक लगा के, तो उस केस में होता क्या था कि अगर ये देखिए अगर थर्ड एलिमिनेट आप कर देते तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर की तरफ पहुँच जाते। और इसका आंसर भी यही है, 1 and 2 ओनली। इट लिव्स ऑन वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। तो ये कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, अगर इसको आप कंडीशन मान के अगर एलिमिनेट कर देते हैं कि हम तो ह्यूमंस ने सबको डोमेस्टिकेट कर लिया है, इवन रशिया में भालू भी रखते हैं लोग, जो ब्लैक बियर होता है, बहुत खतरनाक होता है ना। तो जब ऐसे खतरनाक स्पीसीज़ को भी हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, तो फिर कैमल तो फिर भी इतना डेंजरस नहीं है। तो अगर इस बेसिस पे एलिमिनेट करते तो आप आंसर तक पहुंच जाते। तो बेसिकली ये खराई कैमल की ब्रीड पाई जाती है ना। तो, तो ये जो एनिमल्स हैं एक टापू से दूसरे टापू तक जाते हैं यही मैंग्रोव्स की तलाश में, है ना, फूड के लिए। तो ये इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है स्विमिंग करने की भी, और दूसरी खाते भी मैंग्रोव्स हैं। यहाँ पे आप जैसे पढ़ सकते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कैसे ये तैर रहे हैं। ये कहाँ कौन से रीजन में पाए जाते हैं, कच्छ रीजन में, इंडिया का गुजरात वाला जो रीजन है। कौन कौन सी कम्युनिटीज़ इनसे एसोसिएटेड हैं, जाट, राबरी और मालधारी कम्युनिटी हैं जो कच्छ रीजन की। उनका गुजर बसर किससे होता है, खराई कैमल से, है ना। फिर इनके पास मालधारी कम्युनिटी जो है, इनके पास और दो गाय और बुफेलो की स्पीसीज़ पाई जाती है जो फेमस है, कंकरेज और बन्नी बुफेलो। तो ये भी फेमस है, इनको नाम आप याद रख सकते हैं कि मालधारीज हैव डेवलप्ड अदर टॉलरेंट ब्रीड्स ऑफ लाइफ स्टॉक, है ना। तो कम्युनिटी का नाम भी पूछ लेता है कई बार, और कई बार स्पीसीज़ का नाम पूछ लेता है। फिर ग्लोबल स्टेटस क्या है मैंग्रोव कवर का, है ना। तो 113 कंट्रीज़ में लगभग पाया जाता है। यूजुअली ट्रॉपिकल का एरिया जो आप कह लीजिए सब ट्रॉपिक्स, है ना, उसी में लगभग ऑलमोस्ट पाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ मिलती है, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया सॉरी। फिर उसके बाद अफ्रीका में देखने को मिलता है, ओशिनिया में देखने को मिलता है। ओशिनिया कौन सा रीजन है, ये वाला। तो मोर देन 40% जो हमारे मैंग्रोव्स हैं वो सिर्फ 4 कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। इंडोनेशिया हो गया, है ना, 19% सबसे ज़्यादा इसी के पास है। फिर ब्राज़ील है, फिर नाइजीरिया, फिर मैक्सिको। इंडिया में सॉरी इंडोनेशिया में इतने हाई कैसे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे टापुओं से मिलकर बना है एक देश। तो उसके कारण होता क्या है, बहुत सारी इनके पास कोस्टल लाइन है, उसके कारण ज़्यादा अमाउंट में मैंग्रोव्स इनके पास अवेलेबल है। इंडिया में कितना है मैंग्रोव कवर, 4992 स्क्वायर किलोमीटर्स का, जो हमारे कंट्री का 0.15% है ऑलमोस्ट। ये बियॉन्ड सब ट्रॉपिक्स क्यों नहीं मिलता मैंग्रोव, क्योंकि जो इसमें सेल्फ फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है ना इन पौधों में, तो उसको उसको संचालित करने के लिए या उसको चलने देने रहने के लिए आपको बहुत अमाउंट में एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ मिलती है, सन से ही मिलती है इन प्लांट्स को, है ना। तो जब हाई इंटेंसिटी की सन होगी तभी ये सर्वाइव कर पाएंगे, तभी ये सैल्ट को एमिट कर पाएंगे अपनी लीव्स से। तो इसीलिए बियॉन्ड
सब ट्रॉपिक्स ये इतनी एनर्जी का सन होता नहीं है, इतनी हाई इंटेंसिटी का, इसीलिए उनका एग्जिस्टेंस भी वहाँ नहीं मिलता हमको देखने को। अब इम्पोर्टेंस क्या है मैंग्रोव्स का, ये भी देख लीजिए आप कि मैंग्रोव्स भी एक इकोटोन है, किसके किसके बीच में, लैंड और सी के बीच में, है ना। लैंड है यहाँ, सपोज करिए यहाँ मैंग्रोव रहेंगे बीच में, यहाँ सी रहेगा, है ना। तो ये भी इकोटोन है, तो यहाँ पे हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है डेफिनेटली। कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम होता है, इससे होता क्या है कि जब वेव आती है ना, तो ये टकरा जाती हैं पहले इससे ही, है ना, तो डायरेक्टली हिट नहीं करती लैंड को, जिससे सुनामी और इस सबसे भी प्रोटेक्शन हमको मिलता रहता है। सिमिलरली मैंग्रोव्स जो पानी को स्लो कर देता है नदी के, है ना, उससे क्या होता है, सेडिमेंट डिपोजिशन भी यहाँ ह्यूज अमाउंट में देखने को मिलता है, और नए नए लैंड जो बनते हैं हमारे यहाँ पे, लैंड एक्रेशन का जोन होता है ये। मानसून में भी जो टाइडल फ्लड्स आती हैं उसमें भी इनंडेशन, मतलब जो इरोजन कह लीजिए, वो है कम होता है ना। ये रिपेरियन बफर की तरह भी काम करते हैं, बेसिकली एक लेयर होती है क्योंकि ये इनकी, है ना, लैंड और सी के बीच में। तो इससे होता क्या है कि जो मान लीजिए इधर से पॉल्यूटेंट आ रहे हैं, तो इन्हीं यहीं पे सेडिमेंट होके बहुत सारे प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर इनको यहीं रोक देते हैं और फिर इनको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से फिर जो फूड चेन बनेगी उससे और भी ये बढ़ेगा, है ना, तो रिसाइकिल बेसिकली होने लगता है। सिमिलरली जो मैंग्रोव्स हैं कार्बन सिंक के तौर पे भी काम करते हैं, है ना। फिर यहाँ पे बहुत फिशिंग का अच्छी एरिया पाया जाता है, तो फिश की भी ह्यूज वैरायटी यहाँ पे इस एरिया में देखने को मिलती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा लैंड हो गया, है ना, लैंड का पार्ट हो गया, ये रिपेरियन एरिया है, मतलब बफर का एरिया काइंड ऑफ कह लीजिए। तो यहाँ पे एक लेयर टाइप में ये खड़े हैं, है ना, तो कभी मान लीजिए इसका सी लेवल का पानी बढ़ा, तो ये डायरेक्टली, अगर ये मैंग्रोव्स नहीं होते तो वो डायरेक्टली हिट करता वहाँ पे, है ना, होम्स को। लेकिन क्या होगा, जब ये प्रेशर से आएगा तो इससे टकराएगा, तो उसके कारण क्या होगा, अगर इसके पास जाता भी है तो इम्पैक्ट कम हो जाता है, तो इसलिए हेल्पफुल है। फिर वेटलैंड्स और एसडीजी का रेलेवेंस कैसे है आपस में, वो देख सकते हैं आप। SDG 1 जो है हमारा नो पॉवर्टी वाला, उसमें मोर देन जो बिलियन पीपल हैं वो वेटलैंड के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर लिविंग। फिर ज़ीरो हंगर का है सिमिलरली, है ना, डाइट कैसे होती है, तो एक बार आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं सारा कि किस तरीके से दोनों का आपस में कनेक्शन है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम, UPSC 2013 का पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के आधार पे बताना है, मतलब हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी वाला सबसे पहले होगा। तो अब इसमें आप ऑप्शंस देख सकते हैं, ओशियन है, लेक है, ग्रासलैंड है और मैंग्रोव है ना। तो आपको पता है मैंग्रोव इकोटोन है, और सिमिलरली ग्रासलैंड भी जो है इकोटोन है। अब दो इकोटोन हो गए, ये तो इकोसिस्टम ही है, लेक्स और ओशन एक इकोसिस्टम का ही फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो आपको पता है इकोटोन की जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू इकोसिस्टम। तो आपको ये तो पता चल गया कि इकोटोन पहले आएंगे, बट इन दोनों में भी पहले कौन आएगा, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जैसे ग्रास लैंड है, ये किसके किसके बीच का इकोटोन है, डेजर्ट और फॉरेस्ट, राइट। तो एक इसमें आपको पता है बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी होती है, और इसमें डिसेंट नॉर्मल प्रोडक्टिविटी है फॉरेस्ट में, है ना। तो एक तो ये हो गया, तो इन दोनों के बीच का है ये। दूसरा इकोटोन हमारा कौन सा है, मैंग्रोव, ये किसके किसके बीच का है, लैंड और सी, ये दोनों ही डिसेंट हैं, हायर प्रोडक्टिविटी वाले। तो एज़ कम्पेयर टू ग्रासलैंड मैंग्रोव में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। तो इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। आखिरकार अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ अगर गेस वर्क करना है तो इसी को बोलते हैं अपन कैलकुलेटेड गेस वर्क, कि ऐसे प्रोडक्टिविटी होगी और ऐसे कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप एक किस तरीके से ऑर्डर बना सकते हैं, मैंग्रोव हो गया, ग्रासलैंड, लेक और ओशन। ओशन सबसे लास्ट में क्यों है लेक से, क्योंकि लेक छोटा होता है, हाई प्रोडक्टिविटी होती है एज़ कम्पेयर टू ओशन। ओशन में बहुत जगह प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। सिमिलरली यहाँ पे UPSC का मेंस का क्वेश्चन देख सकते हैं आप, डिस्कस द कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव्स, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी। तो आपने अभी जैसे डिप्लीशन के मैंने आपको कॉजेज बताए बहुत सारे, है ना, कि ड्रेजिंग हो रही है वहाँ पे, ओवर फिशिंग हो रही है, मान लीजिए टाइडल एक्शन से डिप्लीशन हो रहा है, यूट्रोफिकेशन से कुछ हो रहा है। तो इतने सारे जो मैंने वहाँ पे बताए थे उसको आप पहले पार्ट में इसके क्वेश्चन के लिखिए, लिख के ट्राई करिए। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस भी मैंने अभी बताया सारे कोस्टल इकोलॉजी में मैंग्रोव के, है ना, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है ना, और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस भी आप इसको मेंशन करके ये क्वेश्चन आंसर करने का कोशिश करिए।
अब इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो होपफुली आपका अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, और अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट जो जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है हम इसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।